सबसे पहले आपको बताएं, कतर के दारुल हुकूमत दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा दोहा में कतर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद और वालिद शेख हमद बिन खलीफा ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा खालिद मशल, इस्माइल हनिया के बेटों, हमास और मुजाहमती तहरीकों के नुमाइंदों और दुनिया भर से आए अहम अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया को दोहा कब्रिस्तान में अलामा यूसुफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम भी शरीक हुए हैं। इस्माइल हनिया को दोहा लोसेल कब्रिस्तान में अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तेहरान में कत्ल किए गए इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और हुकूमती और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की है। कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। हमास सरबराह के कत्ल के खिलाफ करारदाद मज़म्मत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश की थी, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। तो कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। हमास सरबराह के कत्ल के खिलाफ करारदाद मज़म्मत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश की थी, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अभी बराह रास्त देखिए, काबीना इजलास के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो लापता अफराद का है। कई सालों से इस पे बात हो रही थी कि इनकी वजूहात क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, रियासत की इन्वॉल्वमेंट कितनी, यानी स्टेट एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट के ज़रिए भी कुछ डायरेक्शंस दिए, जिनके नतीजे में लापता अफराद का कमीशन बना और वो पिछले 12-13 साल से इस पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ हुकूमती सतह पे भी कोशिशें होती रहीं और पार्लियामान में भी इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई और कानून साजी की तजावीज़ भी आई। पीडीएम गवर्नमेंट जब आई 2022 में, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक खसूसी कमेटी कायम की मिनिस्टीरियल वज़रा की, जिसमें तकरीबन तमाम जमातों के जो अरकान हैं काबीना के वो शामिल थे। मुझे उस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था और उस कमेटी ने मुख्तलिफ़ मीटिंग्स की, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की हमने बात भी सुनी। हम कोयटा गए, वहाँ पे जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनके लोगों से और लवाहकीन से हमने गुफ्तगू की। हमने स्टेट एजेंसीज़ का भी किसी हद तक मौक़िफ़ सुना, लेकिन इस अरसे में हुकूमत का टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया था तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, तो निगरान हुकूमत में भी ये कमेटी दोबारा कॉन्स्टिट्यूट की गई और कुछ पिछली रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए और कुछ उन्होंने ख़ुद काम किया इस पे, उसी नहज पे लेके गए चीज़ों को और उसी बैकग्राउंड के साथ। और फिर उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो हमारे रियासती इदारे हैं, अस्करी इदारे, उनसे भी उन्होंने सवाल जवाब किए और इनपुट ली उनकी। उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी कमेटी की तरफ से, जिसे कि काबीना डिवीज़न में दाखिल करवाया गया। आज काबीना में लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ़ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी और उनकी रिपोर्ट मुरतब की निगरान दौरे हुकूमत में कैबिनेट कमेटी फॉर मिसिंग पर्सनस ने, आज उसे पेश किया गया था और उसकी जो कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में। 2-3 जो उसके अहम नकात हैं, उनमें से सबसे पहले तो ये है कि इस मसले के जो बैकग्राउंड हैं, जो पहलू हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन इस मसले से जुड़े हुए कुछ इंसानी मसाइल हैं, कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हैं जो जिन्हें हम ह्यूमन ट्रेजेडीज़ कह सकते हैं। किसी शख्स का लापता होना इट्सेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन कुछ चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें उनके मुआशी मामलात, अगर वो ब्रेड विनर था उस घर का, उससे जुड़े हुए कानूनी मामलात कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जो जायदाद से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, वो सारी जो हैं वो क्लोजर में चली जाती हैं, बंद हो जाती हैं।
तो इन तकालीफ को सामने रखते हुए आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, काबीना ने फ़ैसला किया है। उसका तरीक़ेकार क्या होगा उसके लिए उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी गई और ये जहन में रहे कि ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं, ये उस फैमिली की तकालीफ़ को सामने रखते हुए कि जब तक ये मामला रिज़ॉल्व नहीं होता, अल्लाह करे कि अगर वो शख्स लौट आए, वो रीयूनियन हो जाए फैमिली की, तो ये कोई ऐसी रिक्लेम करने वाली अमाउंट नहीं होगी। दिस इज़ एन अमाउंट जो कि हुकूमत की तरफ से उस फैमिली को सपोर्ट की मद में दी जा रही है। रियासत की एक ज़िम्मेदार है, हम कहते हैं ना कि रियासत माँ की जैसी है, तो रियासत के कुछ फ़राइज़ हैं अपने शहरियों के बारे में। ये हदायत भी है इसमें शामिल कि जो उससे जुड़े हुए दीगर कानूनी अमूर हैं, रिलीफ से मुतल्लिक़ भी और फ्यूचर जो लेजिस्लेटिव मेजर्स जो भी हो सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए, उस पे भी काम जो है वो किया जाएगा और उसको इफ़ेक्टिवली नादरा को जो डायरेक्शंस देनी है, जैसे मैंने कहा कि उनकी जो बैंक अकाउंट्स और उनकी वरासत से मुतल्लिक़ा जो जायदाद से मुतल्लिक़ा मसाइल हैं वो भी इसमें शामिल होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो डायरेक्शंस हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और वो एक मेकनिज़म के तहत जाएंगी। इसी तरह ये भी रिकमेंड किया गया कि इनिशली जो इस वक्त जो केसेस ऐसे केसेस जो कि एक लीगल मेकनिज़म के ज़रिए से डिटरमिन हुए हैं उनकी तादाद 2000 से कुछ ज़ायद है जो कमीशन ने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें हार्डशिप्स भी हैं, तो वो केसेस पहले लिए जाएंगे। उनमें से पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी, जो फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि जो केस जितना पुराना है और 5 ईयर्स बियॉन्ड की इसकी जो लिमिट रखी गई है वो है। उनको ये एक ओवरऑल एक सपोर्ट पैकेज जिसमें उनकी लीगल असिस्टेंस भी है, उनकी फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, ये रियासत पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करेगी। उनके जो इनहेरिटेंस के हवाले से सर्टिफिकेट्स का मसला है, उनके बैंक अकाउंट्स का मसला है, इवन अदरवाइज़ इस मसले के हल के लिए जो फ्यूचर में लीगल फ्रेमवर्क है वो किस तरह का होना चाहिए और इसके रोकने के लिए, तदारुक के लिए और मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी है वो सारी उसमें ये सिफारिशात दी गई हैं। उसको काबीना ने आज प्लेस की गई, काबीना की इतला के लिए उसको डिस्कस किया। उसमें जो इमीडिएट मेजर्स थे वो काबीना ने आज हुक्म जारी किया है वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में कि वो लिए जाएं और जो इसके लॉन्ग रन हैं चीज़ें वो भी की जाएंगी। और एक जो रिपोर्ट में फ़ाइनल रिपोर्ट में अच्छी खुशाइंद चीज़ नज़र आई, उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखा गया कि इस सारे प्रोसेस में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि शायद ये उन्हीं की वजह से, हालांकि मिसिंग पर्सनस की बहुत सारी वजूहात हैं और उसके नंबर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये कहा गया कि वहाँ से पॉजिटिव कोऑपरेशन थी और वो ख़ुद चाहते हैं कि ये मामला हल हो और कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर हल हो। तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी पेशरफ्त है। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे कि हम जो आज डिसीजंस हुए उनकी रोशनी में इस मसले के मुकम्मल और मुस्तनद हल के लिए काम कर सके। बहुत शुक्रिया। अफगान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लापता अफराद के मामले पर अब से कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी है और सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। इसी पर तजिया लेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं लापता अफराद के मामले पर जो ब्रीफ किया गया है और कहा गया है कि 2 काबीना कमेटियों की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की गई और सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी गई है, क्या कहेंगे? जाते हैं एक तो बड़ा ऐसा इकदाम है और दो मिसिंग पर्सन की एसेट कंपनसेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन जो फाइनेंशियल हेल्प है इसमें 5 मिलियन पर फैमिली जो है एक सब्सटेंशियल अमाउंट है जो फाइनेंशियल मसले हल होंगे। दूसरा जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, चाहे वो पासपोर्ट का है, चाहे वो शनाख्ती कार्ड का है, बच्चों के इशू थे, डिस्पाइट कि अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें विद इंडिया, वो एक अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान में अभी इस वक्त जो रजिस्टर्ड मिसिंग पर्सन की तादाद है वो शायद 2200 से ज़्यादा नहीं है जो अनरिजॉल्व है।
और भारत में तकरीबन 3,70,000 से प्लस है, और सिर्फ मुख्तज़ा कश्मीर में आई थिंक 25,000 से ज्यादा। इस तरीके से यूएस में जो है तकरीबन 300,000 है। तो एक तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको एज अ क्रिटिकल इशू बनाएगा, लेकिन ऑल टोल्ड आई थिंक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ऐसा इकदाम है कि इसमें अगर आप सेट कर दें, बिकॉज फैमिलीज का तो अल्टीमेटली कोई कसूर नहीं है। फिर इसके अंदर अगर आप देखें तो वॉर एंड टेरर में काफी लोग अक्रॉस चले जाते हैं। अफगानिस्तान का बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है, तो लास्ट 5-6 ईयर की कौन सी तंजीम के साथ हैं। इसी तरीके से सब नेशनल ग्रुप हैं जो क्रॉस चले जाते हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट आई थिंक ये बहुत बड़ा आई वुड से ऐसा निज़ाम है जिसमें कुछ ना कुछ उनकी दिलजोई होगी और उनके जो मसाइल हैं, उनके बच्चों के मसाइल हैं, उसको हल करने में मदद मिलेगी। मेरे ख्याल में स्टेट की तरफ से मदरहुड का सबूत दिया गया है कि उन्होंने हाथ बढ़ाया है, और आई एम श्योर इससे सेकेंडरी इफेक्ट भी आएगा और लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको हल करने में उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, हमें वक्त देने के लिए। दिफाई तज़ियाकार अपना एनालिसिस दे रहे थे। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी, उनसे भी बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और लापता फ़र्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। साथ ही साथ इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। हुकूमत के इस इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तीन जो है पहलू वो ये हैं कि इशू कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये एक आलमी मसला है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पे बदनामी और दबाव डालने के लिए और दाखिली सतह पे अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए इस बयानिए को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं समझता हूँ कि इस तारीखी फैसले के बाद 1,000 के करीब जो फैमिलीज हैं मिसिंग पर्सनस की, उनके मसाइल को कम करने में ये एक बहुत इंसानी हमदर्दी का अहम और तारीखी इक़दाम साबित होगा। और दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने की कोशिश करते हैं या दाखिली सतह पे इसके बयानिए को इस्तेमाल करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, अब मैं समझता हूँ कि उनके पास भी अब कोई जवाब नहीं रह जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का, क्योंकि अब रियासत ने इस बात को अमली तौर पे साबित किया है कि वो तमाम इख्तिलाफात और सियासत से बालातर होके जो मिसिंग पर्सन किसी भी वजह और नौयत के एतबार से मिसिंग पर्सन हैं, उनसे उनकी तमाम फैमिलीज को तकरीबन 1,000 के करीब 50 लाख की रकम देंगे, जिससे उनके मसाइल में कमी आ सके। और जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रियासत चाहती है कि जो लोग भी पाकिस्तान से की हुकूमत से कोई इख्तिलाफात रखते हैं, उससे बालातर होके वो रियासत और हुकूमत पे एतमाद बरकरार रखें और अपने हुकूक जो है कानूनी और सियासी अंदाज में हासिल करने की कोशिश करें और रियासत के ऊपर भरोसा करें। और वो मुल्क दुश्मन अनासर जो कि रियासत और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, अवाम को मुतनफ़िर और मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, आज मैं समझता हूँ इस तारीखी फैसले के बाद अब उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अहम है और ये इस बात का सबूत है कि जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज हैं, उनके जो लवाहिकीन मिसिंग हैं, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उससे बालातर हो के रियासत और हुकूमत जो है उनके दुखों का मदावा करना चाहती है, मसाइल में लाने के लिए अपना प्ले करना चाहती है, बल्कि कानून के एतबार से भी उनकी मावनत करना चाहती है ताकि वो भरपूर एतमाद से हुकूमत पर भरोसा कर सकें, उन ताउन कर सकें और रियासत के साथ एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे अपने मसाइल को कम कर सकें। और जो फैसिलिटीज लीगल एडवाइस और काउंसलिंग के हवाले से उनको ऑफर कर रही है, उससे भी फायदा उठा सकती है। और सैयद मोहम्मद अली साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये लापता अफराद का मामला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अब इस पर फाइनली ये इकदाम हुकूमत की जानिब से ये एक्शन लिया जाना, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स की मंजूरी दी जाएगी और फिर सपोर्ट पैकेज की मंजूरी होना, इसको आप इस पर क्या एनालिसिस देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दाखिली सतह पे जो तमाम प्रोपेगेंडा है रियासत और हुकूमत उसको नियत करने में ये एक बहुत मुस्तहकम और तारीखी खत है। जब तमाम
जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज हैं, जिनको बहुत से मुल्क दुश्मन अनासिर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पर आप भी यही कह रहे हैं कि एक अच्छा इकदाम है। सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज़कियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, लापता अफराद का ये मामला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, अब फाइनली जाकर ये सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी गई है, आप भी इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? देखें, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो तकरीबन 1.5-2 साल से, जब पहले हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, तो एक कमेटी बनाई गई थी, अदालती अहकामात पर एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे और भी लोग थे। तो उस कमेटी की बहुत सी मीटिंग्स हुई थी और उस कमेटी ने इस मसले को हल करने की कोशिश की थी और उसमें ये भी तजवीज़ आई थी। तो एक्चुअली तो मसला जो है वो है कि जो लापता अफराद का इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि जी अब देखिए जी लापता अफराद की फैमिलीज जो हैं उनको पैसे दे दिए हैं तो अब वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के प्रोपेगेंडा का टूल नहीं बनेंगे, दरअसल मेरा ख्याल है कि बड़ी ही एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो लापता अफराद की जो फैमिलीज हैं इसलिए सड़कों पे आती हैं कि उनको अपने प्यारों की रिकवरी से गर्ज नहीं है, वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये कोई इशू जो है ये वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद पैदा नहीं हुआ। हमारे जितने भी टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं वो इस इशू को 9/11 के साथ जोड़ते हैं, जबकि ये इशू पाकिस्तान में 9/11 से पहले एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 9/11 के बाद इसमें कुछ शिद्दत पैदा हुई है, लेकिन इशू जो है ये 9/11 से पहले भी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो हमारे 2-3 सूबे हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, वहाँ ये इशू जो है ये पहले से मौजूद है। तो ये अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आमना मसूद जंजवा साहबा जो हैं उनके हस्बैंड जो है मसूद जंजवा साहब 2005 से लापता हैं, तकरीबन 19 साल होने वाले हैं। तो उनको अगर आप 10 लाख रुपए दे देंगे तो उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आमना मसूद जंजवा साहबा जो वो घर जाके बैठ जाएंगी और अपने हस्बैंड की रिकवरी के लिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलत एनालिसिस होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर वो राजी हो जाए पैसे लेने पे तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये इशू जो है, क्योंकि मैं इसको काफी 20-25 साल से इस इशू को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लोगों को जानता हूँ। ये तजवीज़ पहले भी आई थी जब नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसके बाद हुकूमत के एक वजीर जो हैं उस वक्त उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि अगर लापता अफराद की फैमिलीज को एक हैंडसम अमाउंट दे दी जाए पैसों की तो क्या मसला हल हो सकता है। तो उस वक्त भी जब मशवरा किया गया लापता अफराद की फैमिली से तो हमें यही बताया था कि मसला हल नहीं होगा। हाँ, कुछ फैमिली जरूर हैं ऐसी कि उसमें जो आदमी गायब होता है या नौजवान गायब होता है, वो घर का कमाने वाला भी होता है, उससे फैमिली तबाह हो जाती है और उसको बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसको जरूरत होती है असिस्टेंस की। तो हो सकता है कि ये अब ये तो हुकूमत ने मान लिया ना, तकरीबन 2000 केसेस हैं, ये तो इन्होंने मान लिया। अब 2000 में से कितने लोग जो हैं ये इस पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो क्रॉनिक केसेस हैं, जिन लोगों के बारे में मुझे पता है कि किसी का बाप जो है वो 15 साल से गायब है, किसी का हस्बैंड जो है 19 साल से गायब है, किसी का बेटा जो है 10 साल से गायब है, तो वो 50 लाख रुपए देके वो खामोश नहीं होंगे। तो इस मसले के हल के लिए जो असल जो स्टेप होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुकी है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें और लोगों को लापता करना जो है वो बंद करें। उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये फैमिलीज जो हैं ये आपके साथ ताउन करें अगर जब उनको नजर आएगा कि वाकई हुकूमत जो है वो राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप्स ले रही है, फिर वो आपके साथ ताउन करेंगे। अदरवाइज ये ऐसा लगेगा कि आप पैसे देके उनको खामोश करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब, हमें वक्त देने के लिए।